प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए लेक्चर में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन पार्ट 2। क्यों? क्योंकि कल हमने कहां छोड़ा था। केमिकल रिएक्शन पार्ट 1 में हमने आपको बताया केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है और उसमें हमने आपको कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई भी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज वहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है उसकी तीसरी टाइप क्या है प्यारे विद्यार्थियों। तो वहां से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जहां से हमने कल छोड़ा था, जिसका नाम है प्यारे बच्चों, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको थोड़ा कंफर्म हो जाए कि हम कौन सा लेक्चर कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस पार्ट 2, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा भाग, रासायनिक अभिक्रिया का सेकंड पार्ट, रासायनिक अभिक्रिया। तो जहां से हमने कल छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। कल हमने किया था कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया और उसके बाद किया था डीकंपोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। तीसरी जो टाइप है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और यही सबसे ज्यादा पेपर के अंदर आती है प्यारे विद्यार्थियों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? थोड़ा विस्तार से कर लेते हैं इसको, कि वो अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसको लिखें, द रिएक्शन इन विच ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, the reaction in which a highly reactive element displace low reactive element from its compound, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, जब हम इस रिएक्शन को समझेंगे तो भी आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में ये क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। वह अभिक्रिया, थोड़ा ध्यान से हम इसको करेंगे तो आपको समझ भी आएगी। वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व जो ज्यादा क्रियाशील है। अब आप कहोगे कि सर हमें क्या पता कि कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम है। थोड़ा इसको पहले लिख लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं। एक अधिक क्रियाशील तत्व, क्योंकि आपको डेफिनेशन भी चाहिए, पेपर में कई बार आ जाता है कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब इसको समझिए, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा तत्व कम क्रियाशील है, कौन सा अधिक क्रियाशील है और कौन विस्थापित करेगा, कौन नहीं करेगा। पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कॉपर सल्फेट है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉपर के साथ एक और चीज है सल्फेट, और ऐसे सब्सटेंस को हम यौगिक कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड यानी यौगिक कहते हैं। ये किसका कंपाउंड है? कॉपर सल्फेट का। ये क्या चीज है? ये कॉपर सल्फेट का कंपाउंड है। जब इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ होती है, Zn क्या है? जिंक।
तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो सल्फेट जो कॉपर के साथ प्रेजेंट है उसको छीन करके ले जाएगा जिंक, और क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्या बना? जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर बना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आखिरकार जिंक ने कॉपर से सल्फेट को क्यों छीन लिया? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूं, और यह भी आपको बताऊंगा कि हर तत्व उसकी यौगिक से उस तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। उसके पीछे की कहानी क्या है? लीजिए हम एक टेबल करते हैं जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। जिन बच्चों ने इस टेबल को याद कर लिया उनको पूरी स्टोरी एकदम से फिल्म की तरह याद हो जाएगी। प्यारे बच्चों, स्टोरी क्या है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं पहले, ठीक है? दो पहलवान कुश्ती कर रहे हैं, एक पहलवान तकड़ा है, एक पहलवान कमजोर है। तो कुश्ती के अंदर क्या होता है कि जो तकड़े वाला पहलवान है वो कमजोर वाले पहलवान को पछाड़ देता है, उससे जीत जाता है। यही केमिस्ट्री के अंदर भी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां भी कोई तत्व अधिक क्रियाशील यानी कि मोर रिएक्टिव होता है, और कोई तत्व लेस रिएक्टिव यानी कम क्रियाशील होता है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है, वो कम क्रियाशील को पटखनी दे देता है। और लीजिए हम आपको इस टेबल के माध्यम से बताते हैं कि कौन सा तत्व ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम। इस टेबल को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि सक्रियता श्रेणी। जिन्होंने इस श्रेणी को याद कर लिया, इसका मतलब उनको पता लग जाएगा कि कौन सा तत्व ताकतवर है, कौन सा तत्व कमजोर है। तो लीजिए सबसे ऊपर जो है वो है पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है? सीधी सीधी बात। उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, और उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, और उसके बाद गोल्ड। तो ये है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के बाद क्या है? कॉपर, कॉपर के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड। तो ये है श्रेणी। जिन्होंने इसको याद कर लिया, इसका मतलब उनकी बल्ले बल्ले हो गई भाई। कैसे होगी बल्ले बल्ले? अभी बताते हैं। देखिए कि सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, सबसे कम कौन है? AU। AU यानी कि गोल्ड। AU क्या है? गोल्ड है, गोल्ड। तो प्यारे बच्चों, गोल्ड सबसे कम क्रियाशील, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील। सबसे ताकतवर कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, और गोल्ड जो है वो सबसे क्या है? कम क्रियाशील है। सबसे कम क्रियाशील कौन है? गोल्ड है, गोल्ड। AU क्या होता है प्यारे बच्चों? गोल्ड। गोल्ड सबसे कम क्रियाशील और पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें यह देखा जाएगा कि जिसके साथ यह अभिक्रिया यानी रिएक्शन हो रही है वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव यानी कि अधिक क्रियाशील है, या फिर लेस रिएक्टिव यानी कि कम क्रियाशील है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए आपके पास है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो इनकी रिएक्शन में यहां पर आप देख भी सकते हैं, आयरन के साथ सल्फेट है, कॉपर के पास कुछ भी नहीं है। आयरन के पास सल्फेट है, कॉपर के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या कॉपर आयरन से सल्फेट को छीन कर ले जाएगा? इस टेबल के अंदर देखिए प्यारे बच्चों, आयरन कहां? यहां। कॉपर कहां? यहां। यानी नीचे कौन है? कॉपर। ताकतवर कौन है दोनों में? आयरन, क्योंकि ऊपर से नीचे ताकत घट रही है। सबसे ताकतवर ये, सबसे कम ताकतवर ये। तो आयरन और कॉपर में ऊपर कौन है? आयरन। जो कहते हैं ना कि रैंकिंग बन गई इनकी, रैंकिंग। ये रैंकिंग है नंबर 1 2 3 4 5 6 7। आयरन ऊपर, कॉपर नीचे। तो आयरन के पास सल्फेट है, लेकिन आयरन ज्यादा ताकतवर है किससे? कॉपर से। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो कभी भी सल्फेट को अपने से जाने नहीं देगा। तो यह अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी।
होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आयरन ज्यादा क्रियाशील है। किससे? कॉपर से। वो इस अभिक्रिया को होने ही नहीं देगा। कहने का मतलब अपने से सल्फेट छोड़ेगा ही नहीं। दूसरी तरफ यही आयरन सल्फेट प्यारे बच्चों अगर मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर रहा होता, आयरन कहां? यहां, मैग्नीशियम कहां? यहां। ज्यादा ताकतवर कौन? मैग्नीशियम। इसकी रैंकिंग कम है, आयरन की रैंकिंग कम है, आयरन थोड़ा नीचे है, तो ये सल्फेट को छीन करके ले जाएगा कौन? मैग्नीशियम। तो बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये अभिक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैग्नीशियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है। तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया का होना या ना होना वो डिपेंड करता है इस सीरीज के ऊपर जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि सक्रियता श्रेणी। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं एक और एग्जांपल आपको करवा देता हूं। आपके पास क्या है? कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। इसकी रिएक्शन हो रही है प्यारे बच्चों जिंक के साथ, जिंक के साथ। कॉपर कहां? यहां, जिंक कहां? यहां। रैंकिंग किसकी ज्यादा? जिंक की। तो कॉपर से सल्फेट को यह छीन कर ले जाएगा, पटकनी दे जाएगा, तो यह रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर कोई अकेला तत्व ज्यादा रिएक्टिव हो, ज्यादा अभिक्रियाशील हो, तो वो यौगिक से उसको छीन लेगा, तत्व से उसके यौगिक को छीन लेगा। और अगर कम रिएक्टिव हो अकेला तत्व तो वो नहीं छीन पाएगा, इसीलिए वो अभिक्रिया यानी कि विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। और इस अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे? इस अभिक्रिया को पहचानने का एक ही तरीका है। पहली बात तो ये कि इधर भी दो होंगे, इधर भी कितने पदार्थ होंगे? दो, एक और एक, दो। इधर भी कितने होंगे? दो, यानी कि अभिकारक भी दो। कल मैंने आपको बताया था कि इधर वालों को अभिकारक कहते हैं, उधर वालों को उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इनको रिएक्टेंट कहते हैं और राइट हैंड साइड वालों को प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर देखें तो इधर कितने? एक और एक, दो। इधर भी कितने? एक और एक, दो। तो दोनों साइड दो दो होंगे, लेकिन कोई एक एलिमेंट अकेला होगा, दोनों में से कोई एक अकेला होगा जिसके साथ कुछ नहीं होगा, तो वो पक्का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। नंबर 1 पॉइंट कि दोनों साइड दो दो होंगे, ये तो पता लगी कि आपको। फिर इन दो में से कोई एक एलिमेंट अकेला होगा। यहां पर कॉपर के साथ सल्फेट है, यानी ये अकेला नहीं है, लेकिन जिंक अकेला है। दोनों में से कोई एक अकेला होगा और दोनों साइड दो दो पदार्थ होंगे, तो उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही कहेंगे। ये निशानी है इसकी। इसी के साथ एक और रिएक्शन है प्यारे बच्चों जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? विस्थापन में अकेला था तो इसमें दोहरा होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि बच्चों की लड़ाई हो गई, छोटे बच्चों की, तो एक बच्चे ने क्या किया? एक बच्चे की पेंसिल को छीन के ले गया, दूसरे बच्चे को भी गुस्सा आया और वो उसके बैग से उसकी पेंसिल निकाल के ले गया, तो वो होता है दोहरा विस्थापन। यानी कि एक तत्व के यौगिक को ले गया और दूसरा तत्व उसके यौगिक को ले गया, दोनों ने आपस में एक दूसरे के यौगिक को अदली बदली कर लिया, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं दोहरा विस्थापन। द रिएक्शन इन विच both the element क्या कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम बोथ द एलिमेंट्स ट्रांसफर देयर कंपाउंड, ट्रांसफर देयर कंपाउंड। वह रिएक्शन जिसमें दोनों एलिमेंट अपने कंपाउंड को आदान प्रदान कर देते हैं, दोनों तत्व अपने यौगिक का आदान प्रदान कर देते हैं। जैसे ये देखिए,
बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो गई सोडियम सल्फेट के साथ। ये है बैरियम क्लोराइड, हिंदी में लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में वही रहेगा, बैरियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हो गई सोडियम सल्फेट से, सोडियम सल्फेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि बैरियम के साथ क्लोराइड है, यहां लिख भी दिया मैंने, सोडियम के साथ सल्फेट है। अगर इसका सल्फेट इधर चला जाए और इसका क्लोराइड उधर चला जाए, दोनों तरफ अगर देखा जाए कोई भी अकेला नहीं है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, मतलब ये भी कंपाउंड है, वो भी कंपाउंड है। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक यौगिक था, एक अकेला तत्व था। यहां पर अकेला कुछ भी नहीं है, दोनों साइड तत्वों ने क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया। इसका बैरियम के साथ क्या चला गया, सल्फेट, इसका सल्फेट बैरियम के साथ, और सोडियम के साथ क्या चला गया, क्लोराइड। क्लोराइड को ले गया सोडियम, सल्फेट को ले गया बैरियम। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या बन गया, बैरियम सल्फेट। बैरियम क्या था, पहले क्लोराइड था, सोडियम सल्फेट था, तो ये बन गया बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। और प्यारे विद्यार्थियों इस रिएक्शन के अंदर जो हमने अभी की, जब भी हम ऐसी रिएक्शन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ जरूर बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई ना कोई ठोस पदार्थ, अघुलनशील ठोस पदार्थ बने। द रिएक्शन इन विच ए सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, द रिएक्शन इन विच अनसोल्यूबल भी कह सकते हो आप, जो घुले ना, अनसोल्यूबल सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। हिंदी में मैं अगर लिखूं इसको कि वह अभिक्रिया जिसमें ठोस अघुलनशील अवक्षेप यानी पदार्थ बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ठोस अघुलनशील पदार्थ बनता है। तो जो पीछे हमने की थी दोहरा विस्थापन, प्यारे बच्चों कई बार पेपर में यह भी आ जाता है कि जो हमने पीछे रिएक्शन की थी कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, चार ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, संयोजन है, वियोजन है, दोहरा विस्थापन है, सॉरी दोबारा बोल देता हूं, संयोजन है, दोहरा विस्थापन है, अवक्षेपण है, या फिर दोहरा विस्थापन और अवक्षेपण दोनों है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो अभिक्रिया है ये दोहरा विस्थापन भी है, लेकिन इसके अंदर बैरियम सल्फेट नामक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसलिए अगर पेपर में आया कि ये कौन सी है तो आपने दोनों पे टिक करना है, जिसमें दोनों लिखा आ जाए कि दोहरा विस्थापन भी है और अवक्षेपण भी है, उसी को टिक करना है। दोबारा लिख देता हूं मैं यहां पर, सोडियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा प्यारे बच्चों, बैरियम सल्फेट नामक, मैं तीर का निशान दिखा देता हूं नीचे की ओर, इसका मतलब होता है कि अघुलनशील ठोस पदार्थ, इस तीर के निशान का। तो बैरियम सल्फेट नामक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, अनसोल्यूबल, अघुलनशील। तो इसीलिए प्यारे इस विद्यार्थियों इस अभिक्रिया को हम प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन क्या होता है,
कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, नाम से पता लग रहा है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे। ये तो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन की टर्म में। मैं दो तीन जो डेफिनेशन है इसकी सारी बता देता हूं प्यारे बच्चों। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहां पर मैं 2 लगा देता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां 2 लगा देता हूं, तो फिर यहां लगेंगे 4, ठीक है। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। तो वो अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती हो, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होती हो, ऑक्सीजन ऐड होती हो या हाइड्रोजन रिमूव होती हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आ गए इसमें, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होती हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन ऐड होती हो तो भी, या फिर इस तरफ हाइड्रोजन निकलती हो तो भी वह रिएक्शन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, दूसरी डेफिनेशन, कि वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वह रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि हो, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि हो। पेपर में ये बहुत बार आया है कि वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि हो निम्नलिखित कहलाती है। 4 ऑप्शन होते हैं और बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की हानि हो। तो 2 डेफिनेशन इसकी है, दोनों आपको पता हो जानी चाहिए। ऑक्सीजन इस तरफ ऐड होती हो या हाइड्रोजन उस तरफ बाहर निकलती हो, ऐसी रिएक्शन को हम उपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं। या तो इधर ऑक्सीजन जुड़ती हो या इधर हाइड्रोजन जुड़ती हो, मतलब समझ में आ गया ना, इधर जुड़े तो उसको कहते हैं निकल गई ये, और इधर हाँ, इधर ऑक्सीजन जुड़े तो कहते हैं जुड़ गई, और इधर कोई चीज जुड़े तो उसे कहते हैं कि ये निकल गई, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन जुड़ती हो या हाइड्रोजन निकलती हो। अगली रिएक्शन जो है वो है प्यारे बच्चों रिडक्शन, रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इसका उल्टा कर दीजिए, उसमें क्या जुड़ रही थी, ऑक्सीजन, उसका उल्टा कर दीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही थी ना पहले, या हाइड्रोजन निकल रही थी, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती हो या ऑक्सीजन बाहर निकलती हो, हाइड्रोजन ऐड होती हो या ऑक्सीजन रिमूव होती हो, या ऑक्सीजन रिमूव होती हो, रिमूव होती हो, ठीक है। जैसे मैं ऐड वाला दिखा देता हूं, जैसे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या ऐड हुई, हाइड्रोजन, इसमें क्या ऐड हुई थी, ऑक्सीजन, है ना, बहुत आसान, वेरी सिंपल। तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता हो, हाइड्रोजन ऐड होती हो या फिर इधर ऑक्सीजन बाहर निकलती हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया। इसकी दूसरी परिभाषा भी है, दूसरी डेफिनेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हों या ग्रहण की करते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं यानी कि ऐड होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अपचयन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। अब दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, रिडॉक्स। रेड और ऑक्स
यानी कि रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? उपचयन भी और अपचयन भी। तो इसको बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता हो और अपचयन भी होता हो। ठीक है, ठीक है, वो समझ में आ गया ना, कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, तथा अपचयन यानी कि रिडक्शन दोनों होते हो। अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन दोनों होते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया। करके दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए Zn यानी कि जिंक प्लस कार्बन, सॉरी Zn ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहां पर क्या बना? जिंक प्लस CO। वैसे तो यह अभिक्रिया विस्थापन भी है, क्योंकि जिंक के पास ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, जिंक से ऑक्सीजन को कार्बन ले गया, वैसे विस्थापन भी है। लेकिन इस अभिक्रिया को हम रिडॉक्स यानी उपचयन अपचयन भी कहते हैं। देखिए यहां पर ऑक्सीजन थी जिंक के पास, इधर देखिए है नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? रिडक्शन कहलाता है। पेपर में आएगा कि रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है, ZnO का। बिल्कुल सिंपल है, इधर थी ऑक्सीजन इधर नहीं है, तो किससे निकल गई? ZnO से। यानी यहां पर क्या हो गया? रिडक्शन, यानी क्या हो गया? अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? रिडक्शन। जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जुड़ी किसके साथ? कार्बन के साथ। यहां थी नहीं थी, यहां है। तो ये क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन हो गया। तो वह अभिक्रिया जिसमें यह भी हुआ ऑक्सीडेशन भी और यह भी हुआ यानी रिडक्शन भी, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कि यह अभिक्रिया रिडॉक्स है, यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और जो ऑक्सीजन को निकाल करके लेके जाता है, कौन निकाल करके लेके गया? कार्बन निकाल करके लेके गया, तो वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग कारक। और जो ऑक्सीजन को देता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी आपको प्यारे विद्यार्थियों पता होना चाहिए, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। कोरोजन, कोरोजन यानी कि संक्षारण, संक्षारण। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है? ऑक्सीडेशन होना। जंग किसकी उपस्थिति में लगता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बिना ऑक्सीजन के नहीं लगेगा ना। द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, किसी भी धातु का क्या हो जाना? ऑक्सीडेशन हो जाना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? उपचयन हो जाना, उपचयन। ठीक है, ठीक है। और ये किन किन कारणों से होता है? नंबर 1 नमी चाहिए, नंबर 2 क्या चाहिए? ऑक्सीजन यानी वायु चाहिए। वायु में भी क्या? ऑक्सीजन। इन दो कारकों के कारण जंग लगता है। दोनों में से कोई भी अगर एक चीज नहीं मिलेगी तो जंग नहीं लगेगा। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं। मेरे पास एक ये ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर मैंने लोहे की कीलें रख दी, यहां पर लोहे की कीलें रख दी, और इसको मैंने पानी से पूरा भर लिया। ठीक है, और इस पानी के ऊपर मैंने क्या डाल दिया प्यारे बच्चों? तेल डाल दिया, तेल। ये तो मैंने डाल दिया ऑयल। ये क्या है? वाटर है। और ये क्या है? लोहे की कीलें, आयरन नेल्स, लोहे की कीलें। दूसरे में मैंने क्या किया प्यारे बच्चों? दूसरे में मैंने क्या किया? लोहे की कीलें डाल दी। ठीक है, इसमें पानी नहीं डाला। तीसरे में क्या किया? लोहे की कीलें डाल दी इसमें, और इसमें पानी भी डाल दिया। तो इन तीनों में से जंग किस में लगेगा? ए में, बी में
या सी में? ए में क्या है, पानी है लेकिन हवा नहीं आ रही क्योंकि ऊपर तेल डाला हुआ है, तेल हवा को पानी में नहीं घुसने देता, तो इसमें भी जंग नहीं लगेगा। बी में हवा है पानी नहीं है तो जंग नहीं लगेगा, इसमें हवा भी है पानी भी है तो इसको जंग लग जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस एक्सपेरिमेंट द्वारा हम समझ सकते हैं कि जंग कैसे लगता है। अब जंग को रोका कैसे जा सकता है? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, संक्षारण को रोकने के उपाय, संक्षारण को रोकने के उपाय, संक्षारण को रोकने के उपाय। जंग लगने से हम किसी वस्तु को कैसे रोक सकते हैं? तो कुछ एक तो आपको भी मालूम है प्यारे बच्चों। नंबर 1 क्या है? पेंट करके। नंबर 2 क्या है? ग्रीस लगा करके, अप्लाइंग ग्रीस, ग्रीस लगाकर या तेल लगाकर। नंबर 3 क्या है? जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। इसे हम साइंस की लैंग्वेज में गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है तो जंग केवल जिंक को लगेगा, लोहे को जंग जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो कुछ एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला टॉपिक है रेंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। यह क्या होता है प्यारे बच्चों कि ऑक्सीडेशन के कारण, उपचयन के कारण, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना, या हिंदी में लिखूं तो बहुत दिनों तक भोजन का खुला पड़ा रहने पर, भोजन का खुला पड़ा रहने पर भोजन का खुला पड़ा रहने पर उसका खराब हो जाना, उसका क्या हो जाना? खराब हो जाना, यानी ऑक्सीडेशन हो जाना, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? विकृत गंधिता कहलाता है। अब भोजन को खराब होने से हम कैसे रोक सकते हैं? ये बहुत बार आया है, विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है? प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर बार प्यारे विद्यार्थियों पूछा जाता है, वो है बाय अप्लाइंग या बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस डालकर, नाइट्रोजन गैस डालकर। तो प्यारे बच्चों, जो भी आप कुरकुरे मुरमुरे खाते हो उन सभी के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है, जिस कारण से वो वस्तु कभी भी खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, इस कारण से वो भोजन को खराब नहीं होने देती। ठीक है, फ्रीज में रखकर यानी कि रेफ्रिजरेटर में रखकर, या फिर बंद बर्तन में रखकर, क्लोज कंटेनर जिसमें हवा नहीं आ रही, एयर टाइट कंटेनर में रखकर, एयर टाइट कंटेनर में रखकर। एयर टाइट आजकल डिब्बे आते हैं जिसमें अगर हम बिस्किट वगैरह रख दें तो काफी दिनों तक वो खराब नहीं होते। तो किसी भी विकृत गंधिता को रोकने के ये उपाय हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद हमारा एक बच गया लास्ट के अंदर कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में हम इसको लिखेंगे ऊष्मा अक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा अक्षेपी, ऊष्मा अक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसा नाम से पता लग रहा है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है? जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती हो, बाहर निकलती हो। शोषी का मतलब जिसमें शोषण होता हो, अवशोषण, यानी जिसमें ऊष्मा ऐड होती हो। तो अगर देखा जाए आप सांस लेते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है, तो श्वसन क्या हो गई? ऊष्मा अक्षेपी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैं दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूं। नंबर 1, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती हो,
हीट इज इवोल्ड, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती हो, बाहर निकलती हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में लिखें तो द रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्ड, हीट बाहर निकलती हो, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्ड, जैसे रेस्पिरेशन, ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन, जिसे हम श्वसन भी कहते हैं। एक और अभिक्रिया बता देता हूं मैं आपको। आपने कभी सफेदी की होगी तो चूने में पानी डाला होगा, चूने में पानी डालने पर उसमें से बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है, तो वो अभिक्रिया भी क्या है? ऊष्माक्षेपी है। देखिए CaO, ये क्या है? चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, और जब इसमें पानी डाला जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। तो इसके अंदर क्या होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी हुई? ऊष्माक्षेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 2 क्या थी? नंबर 2 थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नाम से पता लग रहा है शोषण हो रहा है। अवशोषण, अवशोषण मतलब उसके अंदर जा रही है ऊष्मा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो क्या लिखोगे? कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो। प्यारे विद्यार्थियों, लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सारी PDF आपको मिल जाएंगी। अवशोषण होता हो, द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड, द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड, वह रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती हो? अब्जॉर्ब्ड होती हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तोड़ा जाता है संगमरमर को, तो इसको हीट देनी पड़ती है। ये जो ट्रायंगल आप दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है हीट, यानी ऊष्मा। इस ट्रायंगल के निशान का मतलब, कई बार इसका मतलब भी पूछ लिया जाता है। तो जब संगमरमर को तोड़ा जाता है तो वो टूटता है चूने में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये किस में टूटता है? चूने में। चूने का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये चीज क्या है? ये सभी को मालूम ही है कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस अभिक्रिया में हम हीट देते हैं, यानी कि हीट ये ग्रहण करती है, हीट का अवशोषण होता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। पॉइंट टू बी क्लियर। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन। पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।